हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बहुत अच्छे से हो, तरीके से हो? चलो ठीक है। हाँ, मैं भी अभी तक ठीक ठाक हूँ। देखिए बच्चों, लास्ट जो डेरिवेशन हमने डिस्कस किया था उसका रिजल्ट मैंने आज यहाँ पर बोर्ड पे पहले ही लिख दिया है। हमने जो पहला डेरिवेशन किया था लास्ट वीडियो के अंदर, वो था इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है, उस कक्षक की त्रिज्या, मतलब nवें कक्षक की त्रिज्या। फिर दूसरा जो हमने पढ़ा था वो है कि जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें उसकी चाल क्या है, तो ये चाल का सूत्र हो गया। अब इन दोनों का उपयोग लगभग हर एक डेरिवेशन में आने वाला है, इसलिए मैंने वो पहले ही रिजल्ट उतार करके लिख लिया कि ये रिजल्ट तो यूटिलाइज करना ही पड़ेगा। ठीक है ये बात। तो चलिए अब थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए लास्ट में मैंने टॉपिक तो डाल दिया था बोर त्रिज्या, लेकिन बोर त्रिज्या मेरे हिसाब से वो रह गया था बताना। ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा बच्चों, अगर एग्जाम में आता है कि बोर त्रिज्या जो है उसे ज्ञात करो, तो बोर त्रिज्या वास्तविकता में हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या है बच्चों। मतलब R1 बराबर क्या आता था हमारे पास में, R0 मतलब 0.529 एंगस्ट्रॉन। ठीक है, तो वो बोर त्रिज्या हो गई, ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या। ठीक है, ऑल राइट। तो चलिए वो वीडियो मेरे को लगा कि बच्चों ने देखा है, अच्छे से देखा है, तो ये खुशी की बात है कि आप लोगों को वो समझ में आया। ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन देखो, त्रिज्या वाली डेरिवेशन और वेग वाली डेरिवेशन लगभग पूछी जाती है। एक डेरिवेशन और है ऊर्जा वाली, वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तीन डेरिवेशन ऐसी हैं जो कि लगभग एग्जामों में बहुत बार पूछी गई हैं, जिन्हें हम मतलब आज कंप्लीट कर लेंगे बच्चों, है ना। चलिए तो आज वीडियो चालू करते हैं बच्चों। वीडियो चालू करने से पहले अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कब उसे पूछे वो थोड़ा सा समझें, है ना। जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तब आप उसे चैट बॉक्स में न डालें, आप अपने साइड में रख लीजिएगा कि हाँ ये मेरे को टाइप करना है। जब मैं बोर्ड से हट जाता हूँ, आपको उतारने के लिए समय देता हूँ नहीं देता हूँ, जब मैं बोर्ड से हट जाता हूँ उस समय आप अपना सवाल जो है वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए। उससे क्या होगा, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपके दिमाग में जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, दूसरा उस समय आप ये क्वेश्चन भी उतार पाएंगे, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है वो उतार भी पाएंगे आसानी से, और उतनी देर में मैं आसानी से टाइप करके उसका आंसर आपको हाथों हाथ दे दूंगा। ठीक है ये बात। तो चलिए तो ऑल राइट, काम करना चालू करते हैं। आज का जो पहला डेरिवेशन है बच्चों वो है इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में ट्रैवल कर रहा है उस कक्षक में उसे एक चक्कर लगाने में जितना समय लगता है, अर्थात आवर्तकाल और आवृत्ति, ये दो चीज़ें अपन कैलकुलेट करेंगे। पहले अपन आवर्तकाल को कैलकुलेट कर लेंगे और फिर अपन किसको कैलकुलेट करेंगे, आवृत्ति को कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। देखिए अब ये होगा कैसे, तो डेरिवेशन का पॉइंट क्या है, पहला इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल। अब आवर्तकाल होता क्या है, 11th में आप सभी ने पढ़ा है टाइम पीरियड ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे टाइम पीरियड तो पढ़ ही रखा है किसी भी तरंग के लिए। हम क्या लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, इलेक्ट्रॉन द्वारा नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर एक चक्कर तय करने में लिया गया समय ही इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है बच्चों, आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, एक चक्कर को कंप्लीट करने में जितना वो टाइम लेगा वही हमारे लिए क्या है, आवर्तकाल है। अब आवर्तकाल आसानी से कैलकुलेट हो गया, हमें इतना पता चल गया कि वास्तविकता में आवर्तकाल है क्या, समय है। समय देखो क्या होता है, आप सभी को पता है, आपने 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में समय खूब बार निकाला है। अरे दूरी, चाल और समय में एक सूत्र था नहीं था, समय बराबर दूरी बटा चाल, था नहीं, यही था। ठीक है, इसका उपयोग करो और कंप्लीट करो।
चलिए, तो हमने लिखा ये आएगा कुछ ऐसा, मैं Tn लिख देता हूँ, और दूरी एक पूरा चक्कर, मतलब ये अगर चक्कर है तो एक पूरे चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी, तो हम बोलते हैं ये परिधि पर ही तो चला, तो परिधि के बराबर ही तो दूरी होगी। तो हमने बोला परिधि के बराबर मतलब 2 पाई r के बराबर, डिवाइडेड बाय चाल, चाल कितनी, तो हम बोलते हैं nवें कक्षक में चाल Vn, nवें कक्षक की त्रिज्या Rn, और nवें कक्षक के लिए आवर्तकाल Tn। हो गया कंप्लीट, दूरी बटा चाल का कॉन्सेप्ट लगा लीजिएगा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। Rn और Vn का मान हमारे पास में है। अगर आपको ये चीज़ नहीं याद रहती है तो बच्चों मैंने आपको इसकी जगह R0 लिखाया था, आप R0 लिख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने आपको इसकी जगह V0 लिखाया था, अगर आपको याद हो तो आप V0 यूज़ करें। ठीक है, तो याद हो जाएगा। Rn बराबर क्या, n² z R0, और Vn बराबर क्या, z डिवाइडेड बाय n V0, है ना। चलिए तो काम करते हैं, मैं मान अभी तो मैंने लिख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं वो पुट कर लूँगा, अदरवाइज़ आप दूसरा भी कर सकते हैं। चलिए चलो मैं सिंपल करता हूँ इस चीज़ को। तो Tn बराबर क्या होगा, तो हमने मान रखा 2 पाई, फिर Vn का मान कितना है, तो हमने लिखा z डिवाइडेड बाय n V0, ये Vn का मान था। इतना तो ये तो सिंपल है। ठीक है, और Rn का मान कितना था, Rn का मान ऊपर लिखा जाएगा। Rn का मान था बच्चों n² डिवाइडेड बाय z R0। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसे। तो Tn बराबर हो जाएगा, n ऊपर चला गया तो n³ हो गया, और नीचे ये z और ये z गुणा हो जाएंगे तो z² हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बच रहा है वो देखो, ऊपर है 2 पाई R0, और नीचे अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ V0 है। डन हो गया। अरे हुआ नहीं हुआ देवताओं, आप चाहो तो R0 की जगह ये लिख देना और V0 की जगह ये लिख देना, अगर आप याद रख सकते हैं तो बिल्कुल करें ऐसा। ठीक है, लेकिन ये यहाँ तक तो कंप्लीट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलिए, अगर ऐसा है बच्चों तो मैं बोलूँगा ये पूरा का पूरा एक कांस्टेंट है नहीं है, बिल्कुल है बच्चों। तो यहाँ पर अपन ने लिखा, यहाँ समझिएगा, यहाँ 2 पाई R0 बटा V0 की जगह हम क्या लिखेंगे, T0, और T0 का मान हमें पता है। कैसे पता चला भाई, तो हमने बोला कि R0 का मान तो हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट किया था 0.529 एंगस्ट्रॉन्ग। बहुत सारे बच्चों को अभी भी एंगस्ट्रॉन्ग नहीं पता, तो अपनी कॉपी में साइड में लिख लो, एंगस्ट्रॉन्ग बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ध्यान में रखो भाई एंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। चलिए, और V0 का मान हमें पता है 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। डन हो गया। चलिए काम करते हैं, वो जैसे ही मान रखेंगे तो ये जो T0 का मान आएगा, ये 2 नहीं है, ये T0 है, अतः T0 का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो जब ये सारे मान हम रख देंगे, ये वाले मान इसमें रख देंगे, तो हमें ये मिलता है 1.52 गुणा 10⁻⁻16 सेकंड। बहुत कम है बच्चों, 1.52 गुणा 10⁻⁻16 सेकंड, मतलब 0.00000000 लगा करके फिर लास्ट में 3 डिजिट लिख देना, 152। इतना कम जितना हम सोच भी नहीं सकते अपने सपने में, उतने कम समय में एक इलेक्ट्रॉन एक चक्कर पूरा कर लेता है बच्चों, ये बहुत कम समय है। ठीक है, चलिए, तो ये वो टाइम आया। तो कुल मिलाकर के फाइनली जब हमें पता चलता है तो Tn का फॉर्मूला देखा जाए तो वो होगा n³ डिवाइडेड बाय z², और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, T0 लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात तो चलिए, आपको पता चल जाएगा कि आवर्तकाल जो है nवें कक्षक में वो n³ के क्या है, समानुपाती है। ठीक है, ये बात हाइड्रोजन के लिए अगर यही काम किया जाए, किसके लिए करेंगे बच्चों, हर बार अपन हाइड्रोजन के लिए करते हैं, तो हाइड्रोजन हेतु, क्योंकि बोहर का परमाणु मॉडल तो हाइड्रोजन के लिए ही सत्य था, तो फिर Tn बराबर क्या हो जाएगा, z की जगह हाइड्रोजन में कितना लिखें, 1 लिखें भाई, ठीक, तो 1 लिख दूंगा, तो ये आ जाएगा n³ T0। तो हाइड्रोजन की कैलकुलेशन तो
इसी तरीके से होगी। बताओ भाई होगा नहीं होगा? ये वाली चीज़ बच्चे नॉर्मली देखो याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन याद रख सको तो बहुत बढ़िया है। इससे क्या है, न्यूमेरिकल बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। डन है। n³ T0 पता चला, ये हाइड्रोजन के लिए। और फिर अन्य परमाणुओं के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। Z है क्या? परमाणु क्रमांक। जल्दी से उतारें इसे। आवर्तकाल को बच्चों अंग्रेजी के अंदर टाइम पीरियड कहते हैं। क्या कहते हैं अंग्रेजी में आवर्तकाल को? टाइम पीरियड। छोटा सा डेरिवेशन है बच्चों। हालांकि आवर्तकाल अभी तक एग्जाम के अंदर आया नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल में आवर्तकाल जो है वो पूछा गया। अगर आप अपने बुक के क्वेश्चन भी देखेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि उनमें आवर्तकाल पूछा गया है। ठीक है, तो फिर हमने एक फार्मूला ही बना दिया कि इससे हमारा काम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो गया देवताओं? चलो आगे चलते हैं। इस क्लास की टाइमिंग में थोड़ा सा इशू आ रहा है। कुछ बच्चों को 6 से 7 सही लगता है, कुछ बच्चों को 7 से 8 सही लगता है। मेरे हिसाब से ये जो 7 वाला टाइम था ना, 7 बजे वाला, वो ज़्यादा ठीक रहेगा बच्चों। और वैसे भी अब सर्दियां आने वाली हैं, कुछ समय बाद, 1 महीने बाद में तो सर्दियां ही चालू हो जाएंगी, तो फिर तो वही टाइम थोड़ा ज़्यादा सूटेबल रहेगा। या आप बोलो तो शाम का कोई टाइम देख लेते हैं। ओके, चलो तो हमारे पास में एक डेरिवेशन हो चुका है, इलेक्ट्रॉन का आवर्तकाल कंप्लीट हो गया है। अब अगला पार्ट देखें। अगला पार्ट है इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति। इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति, ऑर्बिटल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ? आवृत्ति क्या होती है? 1 सेकंड में पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या ही क्या कहलाती है? आवृत्ति कहलाती है। यही हम पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय आवृत्ति क्या होगी? एक इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर कितने चक्कर लगा लेता है नाभिक के चारों ओर, उन चक्करों की संख्या क्या हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन द्वारा 1 सेकंड में नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर पूर्ण किए गए चक्करों की संख्या ही कक्षीय आवृत्ति कहलाती है। कक्षीय आवृत्ति कहलाती है। अब देखो, आवृत्ति और आवर्तकाल में एक रिलेशन चलता है। वो दोनों एक दूसरे के क्या है? उल्टे होते हैं, व्युत्क्रम के तुल्य होते हैं। ठीक है, तो हमने बोला कि हमें पता है, क्या पता है भाई, कि आवृत्ति जो है nवें कक्षक में इलेक्ट्रॉन की आवृत्ति, वो आवर्तकाल के क्या होनी चाहिए? व्युत्क्रम के तुल्य होनी चाहिए। व्युत्क्रमानुपाती नहीं बच्चों, व्युत्क्रमानुपाती में फिर यहाँ पे बीच में समानुपाती वाला चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, हम बोले व्युत्क्रम के तुल्य होती है, बराबर होती है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो फिर आवर्तकाल का फॉर्मूला हमें पता था, उसका उल्टा कर दो। वो था 2πr/Vn, है ना? तो अब Vn कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, और 2πrn नीचे आ जाएगा। यही होगा। चलिए अब आगे सॉल्व कीजिए। तो ये क्या होगा? इस चीज़ को अगर हम आगे देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास में Vn। देखो, तो Vn का मान कितना? तो हमने लिखा Z/n और V0। ठीक है, ये Vn का मान हो गया। फिर नीचे क्या है? 2πrn। Rn क्या था वो देखो, तो हमने लिखा
एन स्क्वायर बटे जेड आर नॉट। ठीक है, तो ये थोड़ा तरीके से लिख देता हूँ, इधर एन थोड़ा दूर कर देता हूँ। ठीक है, अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये z तो ऊपर जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा और नीचे एन क्यूब हो जाएगा। तो हमने लिखा ये कुछ ऐसा है, जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब। ठीक, और क्या आ रहा है, तो आंसर है वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर नॉट होगा ये एफ एन। वापस से ये एक नियतांक है, इस नियतांक की जगह मैं एफ नॉट लिख लेता हूँ। तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन क्यूब और इसे लिख दिया हमने क्या बच्चों, एफ नॉट। और ये एफ नॉट का मान है कितना, एफ नॉट बराबर है कितना, वी नॉट डिवाइडेड बाय 2 पाई आर नॉट। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, देखिए ये कितना आने वाला है, 0.66 या 0.65 इंटू 10⁻16 हर्ट्ज, मतलब 6.6 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगा चुका होगा। मैंने घात चेंज कर दी बोलते टाइम, ध्यान रखना, मैं बोल रहा हूँ 6.6 गुणा 10 की घात 15 चक्कर लगा लेगा इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड के अंदर ही। सोचो कितना तेज दौड़ रहा होगा। ठीक है, तो ये पता चला ये आवृत्ति है। तो ये फॉर्मूला पता चल गया। इस फॉर्मूले से आपको एक चीज़ और पता चल जानी चाहिए कि आवृत्ति जो है वो एन क्यूब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, एन क्यूब के, जबकि आवर्तकाल एन क्यूब के क्या था, समानुपाती था। अरे था नहीं था देवताओं, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया है हमने, डन हुआ। हाँ भाई, अब कुछ बच्चे जो हैं वो स्कूल में जैसे कई बार करवाया जाता है उसके अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं तो बोलूँगा सीबीएसई वाले बच्चों यही करो, कोई दिक्कत नहीं है। आरबीएसई वाले भी ये करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि जैसा स्कूल में सम्मानित करवाया जाता है वैसा हो, तो फिर आप क्या करें, आप यहाँ पर देखिए वी का मान वो रखिए जो दिया हुआ है, फिर आर एन का मान वो रखिए जो दिया हुआ है, और फिर जो कांस्टेंट टर्म है उसे अलग कर दो और जो परिवर्ती मान है उसे अलग कर दो। तो ये तो परिवर्ती मान, ये तो ऐसा कैसा रहेगा, और जो कांस्टेंट टर्म आएगा आपको इधर साइड में मिलेगा उसे आप क्या लिख दीजिएगा, एफ नॉट लिख दीजिएगा, और कुछ नहीं करना था। ठीक है, मैं तो कहूँगा आप यही करें, सिंपल है, सटीक है, ईजी है। ठीक है, चलो उतारो इसे जल्दी से, 2 मिनट दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। आवृत्ति ज़्यादा बड़ा खेल नहीं था बच्चों, आवर्तकाल निकाल रखा था हमने, तो जैसे आवर्तकाल निकल गया तो आवृत्ति भी तो निकल जाएगा। हो चुका, सिंपल था, होना ही था ये तो। चलिए अब आगे वाला पार्ट देखें। नेक्स्ट जो डेरिवेशन करेंगे वो है इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग। कोणीय वेग क्या होता है बच्चों समझिए। चलो मैं मिटा रहा नहीं हूँ इसको, ऐसा कैसे रहने देता हूँ। कोणीय वेग को निकालने के 2 तरीके हो सकते हैं। ठीक है, 2 तरीके हो सकते हैं। क्या भाई, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कैसे निकालेंगे, तो एक फॉर्मेट हमें याद ही रहता है। जब हमने 11वीं कर ली थी ना, तो ये ओमेगा का एक फॉर्मेट हमारे दिमाग में बाय डिफॉल्ट छप जाता है बच्चों। वो क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई एफ। ठीक है, 10th वाले चैप्टर में यूज़ किया है हमने। अरे किया है, नहीं किया, ये किया था, है ना बच्चों। कोणीय आवृत्ति अंतराल वो निकाला था अपन ने, बैंड चौड़ाई निकालता नहीं निकालता, वहाँ पे ओमेगा आ रहा था नहीं आ रहा था। ठीक है, ओमेगा बराबर फिर एंड में अपने 2 पाई डेल एफ लिखा था, ताकि हम सामान्य आवृत्ति अंतराल देख सके, बैंड चौड़ाई देख सके। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होगा। ठीक है, अब nवें कक्ष में कोणीय आवृत्ति, तो यहाँ पर भी ऐसा ही लिखूँ। चलिए, तो फिर ओमेगा एन बराबर क्या हो जाएगा,
2 पाई, Fn का मान कितना है भाई, Vn डिवाइडेड बाय 2 पाई Rn, यही है, कैंसिल, क्या होगा, Vn अपॉन Rn इज इक्वल्स टू क्या, ओमेगा है। ठीक है, बात समझ में आई। चलिए अब दूसरा फॉर्मेट, हालांकि फॉर्मूला तो यही आएगा, अंत पर्यंत तो फॉर्मूला यही आना है। ठीक, एक 11th आपने अच्छे से पढ़ रखी है, मैं वापस से लिखूंगा इस चीज़ को, चिंता नहीं करें। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय वेग, देखो रेखीय वेग और कोणीय वेग में एक संबंध है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, ऐसा लिखते हैं। nवे कक्षक के लिए मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ओमेगा निकालना है कोणीय वेग, तो ओमेगा एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वी एन अपॉन आर एन। बताओ भाई, वही फॉर्मूला, ओके वो तो मिटा दिया, लेकिन वी एन अपॉन आर एन इम्प्रेशन था, पता चल रहा है ये ऐसा कैसा आएगा। चलिए वी एन क्या है, चलो अब मैं ये वाला ही उतार देता हूँ। तो ओमेगा एन बराबर हो जाएगा वी एन था z डिवाइडेड बाय एन, फिर इसका मान अगर आप देखोगे तो ये था ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एच, ये वी एन, ये ऊपर हो गया आर एन, ये वाला एन स्क्वायर अपॉन जेड, ये एन स्क्वायर अपॉन जेड, फिर ब्रैकेट में क्या दे रखा है वो देखो, एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, ये दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय पाई एम ई स्क्वायर, ऐसा ही है। अगर हम इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो ये क्या होगा, पाई एम ई स्क्वायर कहाँ जाएगा, ऊपर, ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर ई टू द पावर 4 हो जाएगा। तो फिर ओमेगा एन बराबर हो जाएगा, देखिए पहले तो सॉल्व करते हैं, z भी ऊपर गया तो z स्क्वायर, फिर n इंटू एन स्क्वायर एन क्यूब हो जाएगा, फिर ई स्क्वायर और ये स्क्वायर ऊपर गया तो ई टू द पावर 4 होगा, और ये पाई एम भी तो है, नीचे देखें 2 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच इंटू एच स्क्वायर एच क्यूब। इसके अलावा और कोई राशि आपको दिखाई दे रही है तो वो लिख दीजिएगा, मेरे को नहीं दिख रहा तो इतना ही होगा। तो ये क्या है, कोणीय आवृत्ति या फिर कोणीय वेग है। ठीक है, दोनों का फॉर्मेट एक ही रहता है, समझ में आया ये, तो ये इतना ही था। ठीक, तो इसे जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, बहुत सिंपल है ये चीज। छोटी छोटी सी 3 डेरिवेशन हमने कंप्लीट कर ली है। हो चुका, सिंपल सा था, मान ही रखना था और खत्म हो गया ये काम, है ना। चलिए अब देखो इम्पॉर्टेंट वन, अत्यधिक इम्पॉर्टेंट, अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन हम कर रहे हैं, वो क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना उसमें उसकी कुल ऊर्जा हम ज्ञात करेंगे। अब थोड़ा सा बेसिक समझो, कुल ऊर्जा किसी भी चीज़ की निकालोगे तो दो ऊर्जाओं का योग होता है। सिंपली ऐसे ही करते हैं, कौन कौन सी भाई, तो हम बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाओ, या ऊर्जा संरक्षण नहीं, यहाँ पे हम बोलेंगे यांत्रिक ऊर्जा और संरक्षण का नियम बोलेंगे कि कुल ऊर्जा जो है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है और नियत होती है।
ऐसा ही बोलते हैं, ठीक। तो हमें यहाँ पर वही समझना है कि कुल ऊर्जा जो है वो वास्तविकता में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य है। तो हमें एक बार गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, दूसरी बार स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन की, और दोनों को जोड़ देना है। बात समझ में आई? चलिए काम करते हैं। ओके, तो हेडिंग है हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ऑर्बिट। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमने बोला हमें पता है ये डेरिवेशन अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि इसमें छोटे छोटे सवाल बनते हैं। हमें पता है इलेक्ट्रॉन है ये, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा के योग के तुल्य होती है। अतः टोटल एनर्जी En बराबर काइनेटिक एनर्जी इंटू nth ऑर्बिट प्लस पोटेंशियल एनर्जी इंटू nth ऑर्बिट। पोटेंशियल एनर्जी को आप Pe लिख सकते हैं या फिर नॉर्मली U के थ्रू हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये समीकरण नंबर हमारे लिए क्या हो गया? 1। अब तसल्ली से काम करेंगे बच्चों। सबसे पहले हम गतिज ऊर्जा की बात करते हैं, तो हमने यहाँ पर अलग से लिखा, इसके 2 भाग हो गए। तो अब इसका पहला भाग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या भाई? इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कैलकुलेट कर रहे हैं पहले भाग में। अब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 1/2 mv²। समझो, इस फॉर्मूले को समझो, 1/2 mv²। ये एक ऐसा पार्ट है जो बोर मॉडल के अंदर यूज हुआ है। कहाँ? पहला जो क्या कहते हैं अभिग्रहित था ना, प्रथम अभिग्रहित, वहाँ पे अपन ने लिखा है mv²/r इज इक्वल्स टू 1/4 πε0 ze² डिवाइडेड बाय rn का स्क्वायर लिखा है। mv²/r अभिकेंद्रीय, ठीक है, आ रहा है क्या वहाँ पे mv²? तो हम प्रथम अभिग्रहित का उपयोग करेंगे और उससे आसानी से किसका मान निकालेंगे? mv² का, और गतिज ऊर्जा वाले फॉर्मेट में पुट कर देंगे। बताओ भाई, है इजी है? चलिए, तो मैं वहीं से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने लिखा बोर के प्रथम अभिग्रहित से, बोर मॉडल के प्रथम अभिग्रहित से, क्या है भाई प्रथम अभिग्रहित? तो हमने लिखना है अभिकेंद्रीय बल mv²/r, और यहाँ पर भी n लगा दो, यहाँ पर भी n लगा दो, होगा किसके बराबर? 1/4 πε0 ze² डिवाइडेड बाय rn का स्क्वायर। डन। एक rn से एक rn कैंसिल। चलिए देखो, हमें जो चाहिए वो आ गया, mvn का स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना? 1/4 πε0 ze² डिवाइडेड बाय rn। ये समीकरण नंबर क्या है? 2 है हमारे लिए। आ गया इसका मान, गतिज ऊर्जा निकाली जा सकती है। अतः Kn nवें कक्ष में गतिज ऊर्जा क्या होगी? 1/2 mvn का स्क्वायर। ठीक है, समीकरण 2 से मान रखने पर क्या लिखेंगे हम आगे? समीकरण 2 से मान रखने पर, समीकरण 2 से मान रखने पर, हाँ भाई रखें समीकरण 2 से मान, तो गतिज ऊर्जा के n बराबर आएगा 1/2। हाँ भाई, mv² का मान रख रहे हैं हम यहाँ से,
1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय RN तरीके से अगर मैं देखूं तो ये फाइनली गतिज ऊर्जा का फॉर्मेट मिल रहा है गुणा कर दीजिए ना 1/8 πε0 ZE² डिवाइडेड बाय RN। ये आपके पास में क्या है, गतिज ऊर्जा है। एक पार्ट सॉल्व हो चुका है, गतिज ऊर्जा निकालना था, निकाल लिया। अब दूसरा सॉल्व करेंगे स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, ये समीकरण नंबर दे दिया हमने क्या बच्चों, 4। ठीक है, तो समीकरण 1 में एक तो 4 से मान रखेंगे। अब स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। अब देखो, दो आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, सूत्र पता होना चाहिए। जल्दी से बताओ, दो आवेशों से निर्मित निकाय की स्थितिज ऊर्जा। चलो कहाँ से बताओगे, मैं ही लिख देता हूँ उस फॉर्मूले को। तो हमें पता है स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, यही होती है। K का मान रख देंगे 1/4πε0। Q1 क्या होगा, यहाँ पर नाभिक का आवेश होगा। Q2 क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा। लेकिन एक चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। क्या दिमाग में रखनी है वो मैं बताता हूँ। देखिए, आपने जब स्थितिज ऊर्जा को पढ़ा होगा बच्चों, तो आपने ये भी पढ़ा होगा, और ये मैंने बताया है, बिल्कुल बाकायदा बताया है तीसरे चैप्टर में, कि अगर एक आवेश प्लस का है और दूसरा आवेश माइनस का है तो फिर इनको गुणा करोगे तो स्थितिज ऊर्जा कैसी आएगी, ऋणात्मक आएगी। ये बात ध्यान में रखना, इस चीज़ को ध्यान में ही रखें कि स्थितिज ऊर्जा में चिन्ह मायने रखता है। आवेश के ऊपर क्या चिन्ह है, वो धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये मायने रखता है स्थितिज ऊर्जा में। जबकि गतिज ऊर्जा किसी भी परमाणु की या किसी भी वस्तु की क्या होती है, धनात्मक होती है। ठीक है ये बात। चलिए काम करते हैं। औसत गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक ही होगी अंततः। तो अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा की, B। इलेक्ट्रॉन की क्या बच्चों, स्थितिज ऊर्जा। चलिए, ये होगा UN बराबर क्या, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय RN। Q1 और Q2 का मान रखो, 1/4πε0। Q1 नाभिक का आवेश ZE, Q2 इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का E चिन्ह सहित, डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, RN। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो ये देखो, माइनस को आगे उठा के पटको, तो माइनस 1/4πε0 ZE² डिवाइडेड बाय क्या है, RN। ये क्या है बच्चों, nवें कक्ष में स्थितिज ऊर्जा, समीकरण नंबर 5। ये हमारे लिए क्या है, समीकरण नंबर 5। और समीकरण 4 और 5 से मान रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में कुल ऊर्जा निकल जाएगी। क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 से ये जो मान है इनको उठा करके कहाँ रखना है, समीकरण 1 में, और सिर्फ सिंपल मैथमेटिक्स को फॉलो करोगे आंसर मिल जाएगा। जल्दी से इस चीज़ को उतारे, आगे काम करते हैं। जल्दी से उतारो इसे। ये समझ में आया ना, हमने बहुत सिंपल तरीके से काम किया है बच्चों। बोर का प्रथम अभिग्रहित यूज़ किया और उससे गतिज ऊर्जा निकाल ली। फिर स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए हमें सूत्र पता था K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, उससे हमने स्थितिज ऊर्जा को निकाल लिया। बहुत सिंपल था ना। मैं आपको हमेशा कहता हूँ, चीज़ें सरल हैं, उन्हें आप खुद ही कॉम्प्लिकेट बनाते हो। थोड़ा सा सोचोगे पता चल जाएगा क्या करना चाहिए।
है सिंपल। चलिए, तो ये हो चुका है हमारे पास में, फॉर्मेट आ चुका है। अब बस सिर्फ और सिर्फ मान रखना है। तो मैं यहाँ से एक बार के लिए इसको मिटा देता हूँ। चलिए काम करना चालू करते हैं। देखिए क्या करना है, हमें लिखना है समीकरण 1 में, समीकरण 1 में समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से क्या रखने पर बच्चों, मान रखने पर। अब देखो यहाँ पर हमें लिखना है टोटल ऊर्जा En। थोड़ा समझना अब यहाँ पर, छोटी सी मैथमेटिक्स है। En बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान यहाँ पर ये रहा, कितना है 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय क्या बच्चों, Rn। ये क्या है, गतिज ऊर्जा है। अब स्थितिज ऊर्जा का ये मान रख दो, स्थितिज ऊर्जा वाला मान माइनस का है, ठीक है। तो हमने रखा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय Rn, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी भी रख दिया। अब आपको पता चल रहा होगा कि बहुत सारी टर्म तो कॉमन है यहाँ पर, है नहीं है, तो कॉमन उठाएं वो चीज़ को, उस टर्म को मैं कॉमन उठा रहा हूँ। तो हमने कॉमन लिया है, क्या कॉमन लिया, तो आप देखोगे यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 कॉमन आ सकता है। तो मैंने लिखा 1/4, पाई और एप्सिलॉन नॉट तो दोनों तरफ है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन। फिर ZE² दोनों तरफ था, नीचे Rn भी दोनों तरफ है, हो गया कॉमन। चलिए अब देखो क्या बच रहा है वो देखिए, ब्रैकेट के अंदर 1/8 में से 1/4 को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा, 1/2 आएगा, नहीं आएगा। और आप गौर करो, ये तो पूरा का पूरा ऐसा का ऐसा कॉमन उठा करके बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1। तो 1/2 में से 1 घटा करके बताओ कितना आएगा, जल्दी से बताओ रे देवताओं। 1/2 में से 1 को घटा करके बताएं, कितना आएगा, 1/2। वो भी कैसा आएगा, माइनस का, ठीक है, माइनस का ही आएगा। चलिए तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय Rn, और इसको सॉल्व किया तो ये आया माइनस का 1/2। अरे आधे में से 1 को घटाओगे तो माइनस का आधा ही तो बचेगा, लॉजिक सिंपल सा था। चलिए माइनस को आगे ले लेता हूँ, और 2 को 4 से गुणा करूँ तो 8 हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा फाइनली देखो आ गया है फॉर्मूला, माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE² डिवाइडेड बाय Rn, ये कुल ऊर्जा है। हालांकि आगे सॉल्व होगा क्योंकि Rn का मान रखा जाएगा, लेकिन ये कुल ऊर्जा का एक तरीके से फॉर्मूला आ चुका है। मैंने अभी यहाँ पे रोका है, इसके आगे सॉल्व करेंगे, उससे पहले 2 चीज़ों को समझ लेते हैं। क्या समझना है वो समझिए। ये जो चीज़ मैं आपको समझाऊंगा ये आप कहाँ लिखेंगे, आपके कॉपी के अंदर जहाँ आप डेट डालते हैं ना, डेट के बगल में बहुत ऊपर खाली छूट जाता है वो जगह, है ना, वहाँ पर लिखोगे आप इस चीज़ को। क्या है, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर न्यूमेरिकल आता है ना। अब गौर करो, ये कुल ऊर्जा है, ठीक है, ये गतिज ऊर्जा है और ये स्थितिज ऊर्जा है। पहले कुल ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को देखो, दोनों को देखो एक बार के लिए, एक जैसे दिखाई देंगे, टोटल डिट्टो एक जैसे दिखाई देंगे। दे रहे नहीं दे रहे, दे रहे। चलिए बस क्या अंतर है, बस यहाँ पर प्लस है और वहाँ पर माइनस है, एक सिंपल सा अंतर है, ठीक। तो मैं अगर इन दोनों में रिलेशन देखता हूँ तो ये आपको कहाँ, अब जो मैं लिख रहा हूँ वो डेरिवेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। ये वाली चीज़ कहाँ लिखोगे, ऊपर अलग से लिख लो, क्योंकि इस वाले पॉइंट पे न्यूमेरिकल है हमारे पास में। तो हम डायरेक्ट हमने लॉजिक को समझ लेना है कि लॉजिक हमारे पास में क्या बैठा कि जब हम इन दोनों की तुलना करते हैं तो मैं En में भाग लगाता हूँ, किसका, Kn का, ठीक है। कुल ऊर्जा में गतिज ऊर्जा का भाग लगाया, क्या होगा, सारी चीज़ें तो कट जाएंगी, ये पूरा का पूरा कट जाएगा, ऐसा कैसा, शेष क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ
माइनस का 1 है ना। तो इसका मतलब ई एन बराबर क्या हो गया, माइनस का के एन। ये एक फैक्ट है आपके पास में। अब सवाल क्या आता है वो समझिए। सवाल ये आता है कि किसी परमाणु हेतु, ये भी नहीं बोल रहा कि हाइड्रोजन है या लिथियम है या जो भी है, किसी परमाणु हेतु उसके किसी कक्षक में गतिज ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि किसी परमाणु में उसके किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा 13.6 है। इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा nवें कक्षक में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये कह रहा है। तो उस परमाणु में या उस परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी होगी। हमने बोला फैक्ट है हमारे पास में, ई एन इज इक्वल्स टू माइनस का के एन होता है। सिर्फ और सिर्फ माइनस लगाना है, पता चला, बहुत सिंपल सा हो जाएगा। गतिज ऊर्जा दी हुई है तो हम कुल ऊर्जा झटके से निकालेंगे, सिर्फ और सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, हो जाएगा, ये सिंपल है। ओके डन। तो ये एग्जाम्पल था ये, तो ये उतार लीजिएगा। ऐसा का ऐसा इस कुल ऊर्जा का संबंध स्थितिज ऊर्जा से भी तो है। दोनों में माइनस आ रहा है, माइनस आ रहा है। ठीक है, भाग लगा कर देखेंगे। तथा मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, ई एन में किसका भाग लगा रहा हूँ, स्थितिज ऊर्जा यू एन का भाग लगा रहा हूँ। भाग लगाओ भाई, इस वाले मान में इस वाले मान का भाग लगाओ। माइनस से माइनस कैंसिल, जेड ई स्क्वायर से जेड ई स्क्वायर कैंसिल, आर एन से आर एन कैंसिल, पाई एप्सिलॉन नॉट से पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल। 8 और यहाँ से काटोगे तो 4 तो कट जाएगा पूरा पूरा, 8 पे क्या आएगा, 2 लग जाएगा, लगेगा। ई एन ऊपर था तो फिर ये मान कितना आया, प्लस का 1/2 आया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा यू एन बराबर 2E n है। हुआ? अरे हुआ नहीं हुआ देवता, ऐसा ही था। इस चीज को गांठ बांध लो बच्चों। इसके ऊपर जो सवाल बोर्ड में आया हुआ है, 2 सवाल आए हुए हैं बोर्ड में, ये सीबीएसई बोर्ड के भी सवाल है और आरबीएसई बोर्ड में भी यही सवाल रिपीट हुए हैं। ठीक है, वो सवाल क्या है, वो दोनों सवाल मैं करवा रहा हूँ। पहले इस चीज़ को समझिए, इसको उतार लो। जितनी देर में ये बोर्ड साफ करता हूँ उतनी देर में आप इस चीज़ को उतार लीजिए, उतना ही उतारना है। अब भाग लगाना तो आपको आना चाहिए था। आप उतारे, मैं सवाल लिख देता हूँ। हाँ भाई, उतार लिया होगा। देखिए सवाल क्या है, बोल रहा है कि किसी परमाणु हेतु उसके इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कितनी है, माइनस का x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा ना नाभिक के चारों ओर, उसकी ऊर्जा कितनी है, कक्षीय इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है, माइनस का x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तब उसी कक्षक हेतु इलेक्ट्रॉन की गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करो। तो आपको दिया हुआ क्या है, देखो x में दिया हुआ है, कोई वैल्यू नहीं दी हुई है, और ये बोर्ड का सवाल है बच्चों।
तो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि कुल ऊर्जा जो है वो वास्तविकता में x इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, वो भी माइनस का, वैसे भी माइनस की होती है ऊर्जा। ये एग्जाम्पल उतारना नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अपने दिमाग में रख लीजिए। तो फिर गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो हमने बोला गतिज ऊर्जा, देखो रिलेशन। अब यहाँ पर तो मैंने कुल ऊर्जा को लिख रखा है, आप अगर Kn निकालोगे तो ये माइनस इधर चला जाएगा, तुम बोलेंगे माइनस का En होता है, इसका मतलब माइनस, और ये En का मान खुद माइनस का x इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मान आएगा प्लस का x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये मात्रा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट भाई, ठीक है। अब स्थितिज ऊर्जा देखिए UN होता है ट्वाइस ऑफ En, टोटल ऊर्जा का दुगना होता है, ठीक है। चलिए अब ये क्या होगा, तो 2, और कुल ऊर्जा का मान कितना, माइनस का x इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा, माइनस की 2x इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी। इस तरीके से वो सवाल सॉल्व होता, और ये 2 नंबर का सवाल आया हुआ है, सोचो आप, ये तो 1 नंबर के सवाल जितना लेंथ है इसका, ठीक। चलिए एक और, यहाँ पर अगर मान दे दे तो भी फॉर्मेट तो यही है, बस x की जगह उस मान को पुट करना है और कुछ नहीं करना, आपको पता चल रहा है ये, तो मेरे हिसाब से कर लोगे आप, इसी ईजी है ये। चलिए एक बार के लिए इस चीज़ को देख लीजिए। क्या करना है, अगर तीनों में से भी कोई भी एक दी हुई है तो हम बची हुई 2 को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि तीनों एक दूसरे से लिंकअप है ना, ये और ये एक दूसरे से लिंकअप दिखाई देंगे आपको, ठीक है। चलिए तो अभी तक डेरिवेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अब डेरिवेशन पे वापस से चल रहा हूँ। ये समझ में आ गया ये कहाँ उतारना था, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ऊपर वाइट वाले उस पर। ओके चलिए अब देखो डेरिवेशन को आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो ये बहुत सिंपल है बच्चों, अब हमें सिर्फ और सिर्फ Rn का मान ये उठा करके रख देना है, डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप R0 लिख करके काम कंप्लीट करना चाहते हैं या फिर ये मान लिख करके कंप्लीट करना चाहते हैं, कैसे भी हम कंप्लीट कर सकते थे। चलिए मैं इसे ऐसे कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। Rn का मान रखने पर, Rn का मान रखने पर, चलिए Rn का मान रखते हैं, तो En बराबर हो जाएगा माइनस का 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, डन। ZE² ऐसा का ऐसा डिवाइडेड बाय Rn। अब ये Rn का पूरा मान आपको लिखना है। Rn का मान क्या था, n² z, जैसा लिखा हुआ है, एप्सिलॉन नॉट h² पाई m/e²। देखो यही लिखा है क्या मैंने, मैच कर लो एक बार के लिए, यही लिखा हुआ है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। z कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, z², और n² नीचे रह जाएगा। मेरे हिसाब से पाई से पाई क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। e⁻² है यहाँ पर, ऊपर और चला जाएगा ये, तो e⁴ बन जाएगा। तो धीरे धीरे अगर मैं सॉल्व करूँ तो मेरे को क्या क्या पता चल रहा है वो समझिए। एक तो माइनस का निशान फैक्ट है, आएगा। z को z से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z² आएगा। एक n² और है परिवर्ती मान में, तो n² को अलग रख लिया। अब नियत मान को एक साथ लिखने की कोशिश करते जाओ बच्चों। तो e² ये था, एक e² ये हो गया, तो हो गया e⁻ क्या बच्चों, 4। डिवाइड देखो और क्या है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर होगा। फिर यहाँ पे देखो 8 आ रहा है, तो हमने लिखा 8 एप्सिलॉन नॉट और उसका क्या स्क्वायर, यहाँ पर h का स्क्वायर। और कोई क्वांटिटी रह रही है, हाँ रह रही है। ये द्रव्यमान भी तो कहाँ जाना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। देखो यही आना चाहिए क्या, e⁻4 हो गई, द्रव्यमान ऊपर चला गया, z ऊपर जाके ये सेट हो चुका है, चलो ऊपर वाला काम हो गया। n² यहाँ पर आ ही रहा है, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर h², हाँ डन है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आ चुकी हैं। अब देखो, आप देखोगे तो ये तो परिवर्ती मान है, अलग रखते ही रखते हैं। ये एक पूरा एक नियत मान है, e नियत, स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नियत, एप्सिलॉन नॉट
विद्युतशीलता है नियत है, H प्लैंक कांस्टेंट है नियत है। तो ये सारे मान नियत है, तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व किया तो हमने लिखा En इज इक्वल्स टू माइनस का Z स्क्वायर डिवाइडेड बाय N स्क्वायर R डैश। R डैश ध्यान में रखना, यहाँ पर एक अलग से कांस्टेंट डिफाइन हुआ है R डैश, और ये हो चुकी है कुल ऊर्जा। ध्यान में रखें ये क्या है, कुल ऊर्जा है, जहां R डैश बराबर क्या है बच्चों, e⁴m डिवाइडेड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर और H स्क्वायर। डन हुआ। चलिए अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं, ये सारे मान रखते हैं, तो ये आता है बच्चों प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा है, इसलिए मात्रक क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। बात समझ में आ गई। इस पूरे को सॉल्व करेंगे ना तो कितना आएगा, प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। R डैश का मान प्लस का होता है, ध्यान में रखें, ठीक है, पता चला ये, तो ये ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन के लिए अगर हम काम करेंगे तो फिर Z का मान कितना रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। अगर Z का मान अगर हम 1 रख लेते हैं तो फिर ये मान कितना हो जाएगा भाई, देखो भाई कुल ऊर्जा En बराबर माइनस ऐसा कैसा, Z की जगह 1 रखा तो 1 का स्क्वायर, वो तो लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर R डैश रह गया और नीचे किसका भाग लग रहा है, N स्क्वायर का। लग रहा है नहीं लग रहा, डन हुआ। चलिए इस चीज़ को उतारें, एक सवाल मैं छोड़ देता हूँ, जब आप उतारें तो अपने दिमाग में सोचें कि ये जो कुल ऊर्जा है वो ऋणात्मक है। कुल ऊर्जा कैसी है, ऋणात्मक है, माइनस की है। तो एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन कक्ष में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक होती है, इससे क्या तात्पर्य है, इससे आप क्या समझते हैं, ये भी सवाल पूछा जाता है। उतारो इसे और अपने मन में सोचते जाओ। खैर मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन एक बार के लिए सोचें इसे जल्दी से। हुआ ये, सिंपल सी मैथमेटिक्स को फॉलो किया है। आधे बच्चे तो मेरे साथ में उतार रहे होंगे। ये मेरे को ऐसा ही लगता है कि इस प्रीमियर क्लास को देख के तो 7-8 जने ही हैं पर गिने चुने, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 जने हो पाते हैं, कई बार ये 10-11 तक पहुंच पाता है। चलिए जो भी है, तो कुल मिलाकर के ये इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा माइनस की है। क्यों है, चलो मैं बताता हूँ इसका आंसर। इसका आंसर सिर्फ इतना है बच्चों, देखिए अगर ऊर्जा ऋणात्मक है तो इसका मतलब लगने वाले बल के साथ में भी किसका चिन्ह लग रहा है, माइनस का चिन्ह लग रहा है। ऐसा ही है, माइनस का चिन्ह। अब देखो अगर वैद्युत बल माइनस का है, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझिए, फोर्स। अगर F माइनस का है, समझना F माइनस का है, ठीक, इसका मतलब माइनस का Q1 Q2 डिवाइडेड बाय क्या, R स्क्वायर। समझना इस चीज़ को। फिर हम बोलते हैं कि अगर F माइनस का है तो इसका मतलब ना तो ये माइनस का हो सकता है ना दूरी माइनस की हो सकती है, तो इसका मतलब Q1 और Q2 का गुणनफल माइनस का है, मतलब लेस देन क्या है, 0 है। और जब Q1 गुणा Q2 लेस देन 0 होता है तो उसमें एक आवेश प्लस का होना चाहिए, एक आवेश माइनस का होना चाहिए, तभी जाके गुणनफल कैसा आएगा, 0 से कम आएगा, माइनस का आएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्लस और माइनस के आवेश के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षणीय बल लगता है। ठीक है, प्लस और माइनस के बीच में कैसा बल लगता है, आकर्षणीय बल लगता है। ये प्रदर्शित करता है कि नाभिक इलेक्ट्रॉन का जो निकाय है वो कैसा निकाय है, आकर्षणीय निकाय है, या फिर इलेक्ट्रॉन नाभिक से क्या है, परिबद्ध है। इलेक्ट्रॉन स्वतः ही नाभिक को छोड़ करके बाहर नहीं जा सकता, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बात समझ रहे हैं कि जब कुल ऊर्जा का मान ऋणात्मक आ रहा है तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक से बनने वाला निकाय कैसा निकाय है, आकर्षणीय निकाय है। मैं लिख देता हूँ इस चीज को,
उतार लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा ऋणात्मक प्राप्त होती है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक से निर्मित निकाय आकर्षणीय निकाय है। कैसा निकाय है? आकर्षणीय निकाय है, तथा इलेक्ट्रॉन नाभिक से परिबद्ध है। नाभिक से परिबद्ध है, ये ध्यान में रखिएगा, ये पूछा जाता है, 1 नंबर का सवाल है ये। ठीक है, डन हुआ ये। चलिए अब इसके बाद में जब हम इतना काम कर ही चुके हैं तो थोड़ा सा और सही हुई, ऊर्जा थोड़ा लंबा नहीं खिंच गया? बच्चों समझाना जरूरी था वो चीज़ें। ठीक है, तो ये जब इतना काम कर ही चुके हैं और हाइड्रोजन पे जब अब हम आ ही चुके हैं तो हाइड्रोजन के अलग अलग कक्षकों में ऊर्जा भी देख लें कि हाइड्रोजन के पहले कक्ष की ऊर्जा कितनी होती है। पहले कक्ष की मतलब पहले कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, दूसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये पढ़ेंगे तो हमें स्पेक्ट्रम को समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए तो मैं ये मिटा देता हूँ अभी। देखिए, तो हमारा नेक्स्ट पार्ट जो आ रहा है वो कुछ ऐसा है। डेरिवेशन तो कंप्लीट हो चुका है, वो पहले ही कंप्लीट हो चुका था, यहाँ तक हाइड्रोजन तक आप यहाँ पे कंप्लीट करके छोड़ दीजिएगा। ये तो जब सवाल आए तब आपको लिखना है। अब हम एक्स्ट्रा पार्ट में समझ रहे हैं। एक्स्ट्रा पार्ट में क्या समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष में क्या बच्चों, ऊर्जा। प्रथम कक्ष में ऊर्जा देखो, E फर्स्ट बराबर क्या, माइनस का R डैश डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, माइनस का R डैश ही आया क्या, माइनस का R डैश मतलब माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस में नापी गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में नापी गई है। दूसरे कक्षक में ऊर्जा कितनी होगी, E2 लिखेंगे, माइनस का R डैश डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर आ जाएगा। n की जगह क्या करेंगे बच्चों, 2 का स्क्वायर रखेंगे। चलिए 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, तो ये होगा माइनस का R डैश डिवाइडेड बाय 4। R डैश का मान कितना, माइनस का 13.6 डिवाइडेड बाय क्या, 4। 13.6 में 4 का भाग लगाओ, आपको देखने को मिलेगा ये माइनस तो था ही, ये आएगा मान 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना आएगा ये, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही तीसरे कक्षक में ऊर्जा, तीसरे में कितनी होगी, माइनस का R डैश डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर मतलब R डैश का मान तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 3 का स्क्वायर बच्चों 9, तो 13.6 में 9 का भाग लगाओ, कितना आएगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी कैसा, माइनस का आने वाला है। ये तीसरे कक्षक में ऊर्जा हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। ऐसे ही चौथे कक्षक में ऊर्जा क्या होगी, वापस से फॉर्मेट, माइनस का R डैश डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। इसका मतलब माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बटे 16, भाग लगाओ 16 का, कितना, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी कैसा, माइनस का। ठीक है, चलिए E पाँचवें में देखो, पाँचवें में कितनी आएगी, माइनस का R डैश डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और उसमें 25 का भाग लगेगा। 25 का भाग लगेगा तो आप देखेंगे ये आएगा 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वो भी कैसा, माइनस का। अब मेरे को ये बताओ कि अगर इलेक्ट्रॉन अनंत वाले कक्षक में चला जाए, कौन से वाले कक्षक में चला जाए, अनंत वाले कक्षक में, मतलब n बराबर अनंत, ठीक है, वाले कक्षक में चला जाए तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। अगर अनंत वाले कक्षक में चला जाए, इसी फॉर्मेट को यूज करें तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी हो जाएगी। चलो देखो, E अनंत वाले कक्षक में
कितना होगा, तो हमने बोला माइनस का आर डैश डिवाइडेड बाय अनंत का स्क्वायर। अरे अनंत का स्क्वायर भी तो अनंत ही होता है, तो 1/अनंत, 1/अनंत का मान कितना होता है 0। ध्यान में रखिएगा, सबसे अंतिम कक्षक अर्थात अनंत वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी होती है, 0 होती है। ये इसका मतलब क्या हुआ, अनंत वाले कक्षक में भेज देना, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नाभिक का आकर्षण बल नहीं लग रहा, वो नाभिक के आकर्षण बल को तोड़ करके बाहर चला गया, मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु से हट गया। इलेक्ट्रॉन परमाणु से हट गया मतलब परमाणु अब क्या हो गया, अगर किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा तो वो परमाणु कैसा हो जाएगा, धनावेशित हो जाएगा, आयनित हो जाएगा। तो जब हम बोलते हैं कि हमने किसी परमाणु को आयनित कर दिया, इसका मतलब उसके बाह्य कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन था उसको हमने अनंत वाले कक्षक में भेज दिया, मतलब उसको मुक्त कर दिया। ठीक है, अनंत वाले कक्षक में इलेक्ट्रॉन को भेजना मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या कर देना, नाभिक के आकर्षण बल से मुक्त कर देना होता है। ठीक है, तो चलो ये उतार लो, जल्दी से उतार ही लोगे, कर लोगे ना बच्चों इस चीज़ को। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आज वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज जो हमने फॉर्मूला और जो कल हमने फॉर्मूला पढ़े थे बच्चों, उन्हें एक जगह लिख लीजिएगा। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल करूँगा जिनमें उन फॉर्मूलाज को यूज़ करेंगे, और उसके बाद में हम आगे वाले डेरिवेशन की तरफ स्विच करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आया होगा बच्चों। अच्छे से पढ़ाई करें, लगातार पढ़ाई करें, इसमें ब्रेक ना पड़ने दें बच्चों। ठीक है, आप जिस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, जो उतारते रहें। आप जिस तरीके से इस चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं बच्चों, लगातार वैसा सपोर्ट करते रहिए। हैव अ गुड डे, टेक केयर।